की मौतें हुई थी। बीमारी का नाम आप सब जानते हैं, इंसेफ्लाइटिस था, मस्तिष्क ज्वर। भारत के अंदर वैक्सीन 2005 में आया, लेकिन वैक्सीन का विकास जापान में 1905 में हो गया था। लेकिन भारत के अंदर जब वैक्सीन आया या वैक्सीन का जो निर्माण होता भी था, एक पुरानी पद्धति से होता था। मात्र वर्ष में 3 लाख वैक्सीन की डोजेस बनती थी और जितनी बड़ी आबादी थी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे याद है जब सांसद के रूप में देश की संसद में मैंने इस मुद्दे को बार बार रखा, तो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक दिन मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि आपको मैं खुशखबरी दे रही हूं। तो मैंने सोचा कोई खुशखबरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा बताइए क्या है। उन्होंने कहा देखिए, आपको 1 लाख वैक्सीन की डोजेज हम दे रहे हैं इंसेफ्लाइटिस के लिए। तो मैंने कहा इससे क्या होगा। कहा इसको आप अपने गोरखपुर में ले जाकर के उन परिवारों में लगाइए, उन 1 से 15 वर्ष के बच्चों पे लगा सकते हैं। मैंने कहा आपको मालूम है पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है? 3 करोड़ की आबादी है और 3 करोड़ की आबादी ये गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की है। तो ये पाटन कमिश्नरी को मैं नहीं ले रहा हूं। और इसमें भी अगर 1 से 15-16 वर्ष के बच्चों की हम देखेंगे तो लगभग 1/3 आबादी है। 1 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन की 2 डोजेज लगेंगी तो 1 लाख में क्या हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े उसको आप क्यों देखना चाहते हैं, आप केवल गोरखपुर के लिए देखिए। और मैंने कहा तब भी, क्योंकि पेशेंट तो सब गोरखपुर ही आएंगे, मौतें भी गोरखपुर में होंगी और हमें कम से कम 3 करोड़ वैक्सीन की डोजेज चाहिए जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर लगा सके। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि केवल 3 लाख वैक्सीन बनती है भारत में, जो माउस कल्चर से बनती है। चूहे के दिमाग से वे वैक्सीन बनती थी। तो हमने कहा तकनीक आ चुकी है, इस नई तकनीक को अपनाइए। वनस्पतियों से आप वैक्सीन बनाने की नई पद्धति को आगे बढ़ाइए और दुनिया ने इसको अपनाया है। हम तात्कालिक रूप से दुनिया से वैक्सीन मंगाएं और फिर भारत के अंदर इस पद्धति को अपनाएं तो हम भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। पूरी तरह हम इसको नियंत्रण में रखते हैं। और इस नई पद्धति का परिणाम क्या हुआ? इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कोरोना जैसी महामारी, जिसके सामने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सबसे 2 प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया। और न केवल भारत के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में उपलब्ध कराई, बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा करके मानवता के कल्याण का एक नया मानक महामारी के दौरान भी प्रस्तुत किया। आप एक चीज देखते होंगे, आप में से चाहे हम गांव में रहते हो, शहर में रहते हो,
हमें से हर व्यक्ति एक बात देखता है, हर जीव हो, जंतु हो, मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की कृति मानी गई है। अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप औषधि ढूंढना उसका एक नेचुरल गुण रहा है, एक प्राकृतिक गुण रहा है। आप कभी देखिए, अनुभव करिए जीव और जंतुओं के लिए। गाय, उसका पेट खराब होता है तो मिट्टी चाटती है, दीवारों को चाटती है। उसके मुंह पे अगर छाले पड़ जाते हैं, स्वाभाविक रूप से उसका कोई दवा तो करता नहीं, तो वह दीवार को चाटने लगती है, मिट्टी चाटती है, क्योंकि उस पे उसको नमकीन चीजें दिखती हैं, तो उसको चाट करके अपना उसका उपचार और ढूंढती है। आपका पालतू कुत्ता होगा, उसका पेट खराब होता है तो वह किसी पार्क में जाकर के वहां दूबा खाने लगता है। ये दूब क्या है? ये दूब गणेश जी को भी चढ़ाया जाता है। गणपति को क्या चढ़ाया जाता है? दूबा चढ़ाया जाता है, उसका प्रतीक है। यानी यह पेट की बीमारी का सबसे अच्छा औषधि है, सबसे अच्छी औषधि है। और गणपति जी का पेट बड़ा होता है ना, तो उसका उपचार के लिए क्या है? दूबा उसका सबसे अच्छा उपचार है। और वैसे ही आप देखते होंगे, अगर कुत्ते का पेट खराब होता है तो कहां जाता है? वह जाकर के वह दूबा, कुत्ता सामान्य रूप से घास नहीं खाता है, नहीं खाता है। कुत्ता रोटी खाता होगा, पनीर खाता होगा, दूध पीता होगा। अन्न जो मनुष्य खाता है वही खाता है। और अगर है उसको हॉस्पिटल ले जाना। हॉस्पिटल में मरीज सीधे मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, उसको पहले ट्रीटमेंट सेंटर में, वहां से नहीं तो फिर सरकारी एम्बुलेंस ही सारा काम करेगी, कोई प्राइवेट वाहन से नहीं आएगा। उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जाए। नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी क्या थी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, सफाई के अभियान को आगे बढ़ाना। पंचायती राज विभाग की स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं उन परिवारों को शौचालय देना। ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी क्या थी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में करना। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जन जागरण के अभियान के साथ स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति, ये सभी मिलकर के जब कार्य प्रारंभ हुए, परिणाम क्या? जो बीमारी 40 वर्ष में 50,000 बच्चों को निकल गई, उस बीमारी को मात्र 4 वर्ष में हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया, और आज इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह एक मॉडल है। ऐसे ही जब कोरोना आया तो हमारे पास भी पुराना अनुभव था। कोरोना आया तो हम लोगों ने सबसे पहला काम मैंने क्या किया? 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, और मैंने 26 मार्च को प्रदेश के अंदर एक टीम 11 का गठन कर दिया। टीम 11 का मतलब अलग अलग विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों की एक टीम बना करके, और मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा आपका काम है, आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने विभाग को जितना सक्रिय कर सकते हैं अंदर अंदर सक्रिय करके, और वह प्रदेश की आवश्यकताओं के लिए कार्य करेगा। और इसकी प्रतिदिन आप रिपोर्टिंग मुझे इस बैठक में देंगे। 1 घंटे की बैठक होती थी, पहले दिन की बैठक 2 घंटे चली, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, लेकिन अन्य दिन 1 घंटे की बैठक होती थी। आप आश्चर्य करेंगे, 1 घंटे की बैठक 24 घंटे से ज्यादा काम कर लेती थी। परिणाम हमारा उससे बेहतरीन आ जाता था। और परिणाम क्या रहा कि इंसेफ्लाइटिस को, कोरोना जैसी महामारी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की, और बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया। ऐसे ही संस्थानों के स्तर पर भी हो सकता है। एक विभिन्न विभाग मिलकर के कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे स्तर पर अभी भी जो हम लोग देखते हैं कि हम विश्वविद्यालय बनाते हैं, कोई महाविद्यालय बनाते हैं, कोई अन्य इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं,
ये संस्थान समाज से और सरकार से पूरी तरह तटस्थ होकर के टापू बन जाते हैं। हमें टापू नहीं बनना, हमें तटस्थ नहीं होना है। हम समाज से तटस्थ नहीं हो सकते। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज के कारण ही हमें यह सुविधा यहां प्राप्त हुई है। माध्यम कोई हो सकता है, माध्यम गवर्नमेंट हो सकती है, कोई धार्मिक संस्था हो सकती है, कोई सामाजिक संस्था हो सकती है, कोई अन्य महानुभाव हो सकते हैं जो संस्थान खोल रहा है, लेकिन उसका श्रेय समाज को जाता है। इसलिए समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी, हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें समाज के प्रति, और उन जिम्मेदारियों के लिए हम लोगों को, समाज को, अब हमारी जिम्मेदारी होती है हम देखें क्या उसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप कार्य को आगे बढ़ाना। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और विश्वविद्यालयों को चाहिए, महाविद्यालयों को चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस को चाहिए वह इस पर अध्ययन को बढ़ावा दे, अधिक से अधिक अध्ययन। याद रखना, हमें जो पुस्तकीय जो ज्ञान है यह हमें शिक्षित बना सकता है, लेकिन जब हम पुस्तकीय ज्ञान से अलग हटकर के फील्ड में उतरते हैं, समाज के बीच में उतरते हैं, तो यह हम लोगों को ज्ञानवान बनाता है, एक नया अनुभव हमें देता है। यह अनुभव ही हमारा वास्तविक ज्ञान है और यही हमें वास्तविक जीवन में, यही ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो पाता है। इसके लिए स्टडी बनाना, उसमें लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाना, फिर अपनी स्टडी को धीरे धीरे करके समृद्ध बनाने का प्रयास करना है, फिर उसको किसी एक विषय के शोध की तरफ आगे बढ़ा देना। भारत क्यों पिछड़ा हुआ? क्योंकि भारत ने इनोवेशन को, शोध को, विकास को पूरी तरह उससे अपने को तटस्थ कर दिया। इंस्टीट्यूशन अपने को एकदम टापू बना लिए, वे केवल डिग्री बांटने तक सीमित हो गए। परिणाम क्या रहा कि हम जहां के तहां थे पड़े रह गए और हमसे बाद में आने वाले लोग आज दुनिया में सिरमौर बन गए। आज पिछले 9-10 वर्षों में जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, आज उसके परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं और हमें उस दिशा में फिर से प्रयास करना होगा। एक जो यहां पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी ने जो बात कही, कार्य कोई भी करे, स्टडी हो, कोई रिसर्च हो या कोई डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अन्य मुद्दा है, वह क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। हम जो कुछ भी करें, रिसर्च हमारी, उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न न खड़ा करे। हमारा कोई स्टडी हो वह पूरी तरह ऑर्गेनिक हो। आप देखेंगे उसके परिणाम आएंगे, अवश्य परिणाम आएंगे। दूसरा, हम उस दिशा में प्रयास करें, क्वालिटी देने के साथ साथ हम यह भी प्रयास करें कि प्रोडक्ट हम दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम लोगों को वही प्रयास करने चाहिए। उसका भी महत्व होता है। आप कितना भी अच्छा सामान बना लें, लेकिन आपने ऐसे बिखरा पड़ा है, लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे। उसकी पैकेजिंग भी कैसे होनी है। तो हमारे यहां वो क्या गया, हम आज भी जैसे आयुर्वेद में होता है, वो पुड़िया बांध के दे देते हैं, तो वो बीमारी जो रोगी है वो भी उसमें विश्वास नहीं करता है। वो कहता है ये तो ऐसे ही है, लगता है। लेकिन वही दवा, अगर वही दवा हमने टैबलेट फॉर्म में पैक करके उसको दिया है तो उसका विश्वास होगा कि हां इसमें कुछ है, और वह व्यक्ति उस पर विश्वास करके फिर आगे बढ़ता है। हमें आज के समय में अपने को उस रूप में तैयार करना होगा, और अभी भारत ने 9-10 वर्षों में इतनी प्रगति की है, इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हम लोग 2000 एकड़ क्षेत्र में एक फार्मा पार्क का विकास भी करने जा रहे हैं।
ललितपुर में कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेडिकल डिवाइस का भी एक पार्क हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर जनपद के बीच में। तेजी के साथ इस पर कार्य चल रहा है। हमें भी इस पर कार्य करना होगा, संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना होगा। मैं बार बार यहां जब मैंने आपसे इससे पहले भी इस बारे में कहा था कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसके डाटा को अपने पास सुरक्षित रखें। डाटा की बहुत बड़ी ताकत है। ये पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में जो लड़ाई चल रही है, सब डाटा की लड़ाई चल रही है। ये फेसबुक का है, ट्विटर का है, जितना है सब डाटा की लड़ाई है। और याद रखना, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। इस समय जितने डाटा हैं, आप किस पे ट्वीट कर रहे हैं, कौन सी आपकी पसंद है, सब उनके पास कलेक्ट होता है। और फिर और देखते हैं कि इनकी पसंद इस चीज में है, तो आप तो ये ढूंढते हैं कि मैं ही देख रहा हूं, लेकिन आप जैसे न जाने कितने लोग ये सब ढूंढ रहे हैं। और फिर वही प्रोडक्ट अगले कुछ महीनों में मार्केट में आ चुका होता है। आपको आश्चर्य होता है, मैं ये चाहता था, ये आ गया। यानी आप तो ये मानते थे कि मैं सोच रहा था, लेकिन आपको नहीं मालूम आपके जो डाटा हैं उसके पास सुरक्षित हैं, और वह उसी को लेकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दे रहा है। आपको भी करना होगा। आयुर्वेद वालों को देखना होगा कि कोई पेशेंट आया, पेशेंट देखा, पेशेंट के लक्षण क्या हैं, किन स्थितियों में आया था, किस प्रकार का आपने उपचार किया, उसका डाटा तैयार करना। और पूरे हॉस्पिटल का एक एक डाटा को तैयार करके अगर आपने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया, परिणाम आपके सामने आएगा। और ये डाटा आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपयोगी हो सकता है। और उसी डाटा को फिर इकट्ठा करते हुए आप देखेंगे 1 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष के बाद आपके पास एक अच्छा आ सकता है। फिर उसको आप ग्राफिक में भी आप बना सकते हैं। किस सीजन में कौन से पेशेंट आए थे, किस प्रकार के आए थे, उसको बना करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो डाटा का फिर उसको ग्राफिक में उसको तैयार करना एक बेहतरीन स्टडी आपके माध्यम से। या नर्सिंग के बच्चे काम करते हैं, कार्य करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट की बीएसटी होती है, उस पेशेंट की बीएसटी के माध्यम से भी वे अपनी स्वयं की डायरी में भी डाटा को नोट करके पूरे साल भर के डाटा को कलेक्ट करके पेशेंट की प्रकृति क्या है, किस लक्षण के साथ आए थे, कैसे आए थे, किस रूप में आए थे, कैसे उनके उपचार की पद्धति को कैसे अपनाया गया था, इन सब को लेकर के आप भी अपने एक ब्रीफ स्टडी उसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और आपके प्रोजेक्ट वर्क में बहुत मदद करेगा। ये प्रोजेक्ट वर्क ही आपको बाद में रिसर्च के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा देगा। और आज जब जी सतीश रेड्डी जी और इनकी टीम डीआरडीओ के माध्यम से कोरोना कालखंड के अंदर काम की थी, कितना बेहतरीन परिणाम थे। पीपी किट, पता लगा कि चीन की मोनोपोली थी, 6,000 रुपए में पीपी किट बेच रहा था, और वो भी बहुत थर्ड क्लास था, बहुत ही घटिया किस्म का। और बाद में कार्य करते करते इन लोगों ने 250 रुपए में वही पीपी, उससे बेहतरीन पीपी किट दे दिया। यानी आप देखेंगे वेंटिलेटर पहले पता लगता था 6 लाख में वेंटिलेटर आ रहा है। इन लोगों ने इतने वेंटिलेटर बनाए, कहा कि वे जितने चाहिए हम फ्री में दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में 36 जिले ऐसे थे कोरोना आने के पहले जहां एक भी वेंटिलेटर नहीं था। और हम लोगों ने जब उसके बाद वेंटिलेटर डीआरडीओ ने हमें उपलब्ध कराए, भारत सरकार ने उपलब्ध कराए, सभी जनपदों में वेंटिलेटर उपलब्ध हो गए। ट्रेनिंग करवाई, वर्चुअल ट्रेनिंग कराई, फिजिकली ट्रेनिंग कराई। परिणाम रहा, जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोगों ने कार्य किया। ऑक्सीजन की कमी पड़ी, ऑक्सीजन के नए संयंत्र स्थापित हुए, उसके लिए नई तकनीक अपनाई गई। आवश्यकता के अनुरूप हम फिर दे सकते हैं। कार्य करने का जज्बा होना चाहिए, और मुझे विश्वास है इस दिशा में बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग भी बहुत कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें किसानों की आमदनी को
कई गुना बढ़ाना है, अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है। अगर हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए विद्यार्थी, उनसे जुड़े हुए फैकल्टी आयुर्वेद के साथ, फार्मेसी के साथ, नर्सिंग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप तो बहुत कुछ दे सकते हैं, कई गुना आप बढ़ा सकते हैं, दोगुना ही नहीं कई गुना आप बढ़ा सकते हैं किसानों की आमदनी को। और इन राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि इस पर और तेजी के साथ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो यहाँ पे विशेषज्ञ आए होंगे, जो साइंटिस्ट आए हैं, जो इसमें डेलीगेट्स आए हैं, वे सभी, कोई भी व्यक्ति बोलता है आप उसको नोट करिए, फिर अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को फिर उसी प्रभावी तरीके से आप भी आगे